नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल है टॉप स्टडी जीएस पर स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी और आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। जैसा कि दोस्तों आज हम घटना चक्र की इस सीरीज के अंतर्गत रेलवे की परीक्षाओं में भौतिक विज्ञान से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको इसमें कवर करने वाले हैं। इसका उद्देश्य है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को कवर किया जा सके, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। और साथ ही में दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों, वेग वेक्टर राशि का उदाहरण होता है। अगला पॉइंट है, समय, तापमान, दूरी एवं वेग में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? तो दोस्तों, वेग वेक्टर मात्रा होती है, अर्थात सदिश राशि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो इसको वेग कहा जाता है। नेक्स्ट है, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? तो दोस्तों, इसको घनत्व कहा जाता है। दबाव को कैसे मापा जाता है? तो दबाव को बल एवं क्षेत्रफल से मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों, दबाव की एसआई इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है। अगला पॉइंट है, गति, संवेग, विस्थापन एवं वेग में से विषम को चुनने के लिए कहा गया है। तो इनमें से गति विषम है। गति, समय, द्रव्यमान तथा त्वरण में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है? तो इनमें से त्वरण सबसे अलग है। नेक्स्ट पॉइंट है, पानी का घनत्व क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों, पानी का घनत्व क्या है? तो 1000 किलो प्रति घन मीटर होता है। गैलन सामान्यतः किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों, आयतन की माप करने के लिए गैलन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर किसके कारण हटता नहीं है? तो ऐसा जड़त्व के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? तो दोस्तों, यह बढ़ या घट सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक अच्छा क्रिकेट क्षेत्र रक्षक एक तेज गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथ गेंद के अनुसार पीछे करता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वह संपर्क के समय में वृद्धि करता है, जिससे संपर्क के बल में कमी आ जाती है। अगला पॉइंट है, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसको वजन कहा जाता है। अब हम चलिए इसके प्रश्नों को करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका एकक है? तो दोस्तों, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। नेक्स्ट आपका है, तो दोस्तों, प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर दूरी मापने की एक इकाई या यूनिट होती है। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह मुख्यतः लंबी दूरियों यथा दो नक्षत्रों या तारों के बीच की दूरी या अन्य खगोलीय दूरियों को मापने के काम में आता है। दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है? तो दोस्तों, इनमें प्रकाश वर्ष समय की इकाई नहीं है, क्योंकि यह दूरी की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरी साल क्या है? तो दोस्तों, नूरी साल यहाँ पर नया शब्द आया है, तो आपको याद रखना है कि नूरी साल क्या है। तो दोस्तों, एक वर्ष में नूर का तय किया हुआ फासला नूरी साल कहलाता है। नेक्स्ट है, दोस्तों, नूरी साल या प्रकाश वर्ष
प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष या नूरी साल कहलाती है और एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर या 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमकेएस प्रणाली में बल का एकक है अर्थात बल का मात्रक क्या है? तो दोस्तों बल का मात्रक न्यूटन है। आइए इसकी व्याख्या के बारे में जान लेते हैं। एमकेएस प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकंड होती हैं। यह पद्धति सीजीएस यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति का ही एक रूप है। एमकेएस मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति में बल या फोर्स का एकक न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम डैश को अभिव्यक्त करने की एक इकाई है। तो दोस्तों लंबाई को व्यक्त करने के लिए एंगस्ट्रॉम का प्रयोग किया जाता है। एंगस्ट्रॉम लंबाई मापने की इकाई होती है और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर होता है। अगला प्रश्न है, एक बार बराबर होता है तो 10 की घात 5 पास्कल के। दोस्तों एक पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। एक बार बराबर 10 की घात 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है और एक बार 10 की घात 5 पास्कल के बराबर होता है। नेक्स्ट है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो दोस्तों ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है किसी स्रोत द्वारा 1 सेकेंड में उत्सर्जित प्रकाशमिति ऊर्जा या दृश्य प्रकाश को ज्योति फ्लक्स अथवा प्रकाशमिति शक्ति कहते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। तो दोस्तों ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कैंडिला मात्रक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यानता की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों श्यानता की एस इकाई पॉइजूली होती है। आइए इसकी व्याख्या के बारे में जान लेते हैं। धारा रेखी प्रवाह के लिए किसी द्रव की दो क्रमागत परतों के बीच कार्य करने वाला बल श्यान बल विस्कस फोर्स कहलाता है। यह श्यान बल द्रव के प्रवाह के विपरीत कार्य करता है। श्यानता गुणांक का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर इंटू सेकेंड है। इसको एसआई इकाई में पॉइजली कहा जाता है। प्लांक नियतांक h की विमा समान किसके है? तो दोस्तों कोणीय संवेग के समान है। आइए इसकी व्याख्या के बारे में जान लेते हैं। प्लांक नियतांक h बराबर E/v होता है जहां E फोटॉन की ऊर्जा होती है, v फोटॉन की आवृत्ति होती है, तो इसलिए h की विमा हो जाती है ml² T⁻2/10⁻⁻1। तो इस प्रकार ml² T⁻1 हो जाता है। कोणीय संवेग I इंटू ओमेगा होता है और कोणीय संवेग का मात्रक ml² T⁻1 होता है। अतः प्लांक नियतांक की विमा कोणीय संवेग के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो दोस्तों यह ऊर्जा की इकाई होती है। 1 किलोवाट शक्ति द्वारा ये 1 घंटे तक कार्य किया जाता है तो उसमें खर्च ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा कहलाती है। अतः यह ऊर्जा की इकाई है। कोणीय वेग की विमा क्या होती है? तो दोस्तों m⁻0 l⁻0 T⁻⁻1 अर्थात कोणीय वेग की विमा प्रति सेकंड होती है। कोणीय वेग ओमेगा बराबर v/r होता है जहां v की विमा l⁻⁻1 है, r की विमा l होती है। इस प्रकार कोणीय वेग ओमेगा की विमा हो जाती है m⁻0 l⁻0 T⁻⁻1 है। अतः प्रवणता वेग एवं कोणीय वेग की विमा समान होती है। त्वरण की इकाई है।
तो दोस्तों त्वरण की इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। त्वरण की एमकेएस प्रणाली में इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। सीजीएस प्रणाली में इसकी इकाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। त्वरण प्रति सेकंड वेग में वृद्धि को कहते हैं, अर्थात त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बट्टे समयांतराल होता है। त्वरण को अल्फा से डिनोट करते हैं। तो त्वरण बराबर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता है, जहाँ डेल्टा वी मीटर प्रति सेकंड है और डेल्टा टी का मात्रक सेकंड होता है। इस प्रकार त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और इसकी विमा m की पावर 0 l t की पावर -2 होती है। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? यहाँ पर आपको याद रखना है कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो दोस्तों 10 लाख मिलीमीटर होते हैं। नेक्स्ट आपका है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। इस प्रकार तीनों का गुणा करेंगे तो यह 10 लाख मिलीमीटर आएगा, अर्थात 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फेमटो बराबर होता है। तो दोस्तों एक फेमटो 10 की घात -15 मीटर के बराबर होता है। एसआई सिस्टम में फेमटो 10 की घात -15 को दर्शाता है। इसको 1964 ईस्वी में स्वीकार किया गया था। इसमें मीटर लगा देने पर यह फेमटो मीटर हो जाता है, जिसका मान 10 की घात -15 मीटर होगा। एक माइक्रोमीटर डैश सेंटीमीटर के तुल्य होता है। यहाँ पर सेंटीमीटर कहा है तो 10 की घात -4 सेंटीमीटर के तुल्य होता है। एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 की घात -6 मीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है तो दोस्तों इसका सेंटीमीटर में हो जाएगा 10 की घात -4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपका है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो दोस्तों एक माइक्रोन 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। यहाँ पर आइए इसकी व्याख्या के बारे में जान लेते हैं। तो एक माइक्रोन बराबर 10 की घात -6 मीटर होता है। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होता है। इस प्रकार एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट क्या होती है? तो दोस्तों इसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। किसी तारे की दूरी नापने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई यूनिट के रूप में प्रयुक्त होता है और एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा न्यूटन ने किया था। दोस्तों गति के नियमों का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। सबसे पहले महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में गति विषयक 3 नियमों का प्रतिपादन अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में किया था। वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आपको इसको याद रखना है। इसलिए इस वैज्ञानिक के सम्मानार्थ इन नियमों को न्यूटन के गति विषयक नियम कहते हैं। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? तो दोस्तों एक समान गति की परिभाषा मिलती है। नेक्स्ट आपका है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम यह व्यक्त करता है कि किसी बाह्य बल के अभाव में वस्तु की गति या विरामावस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात यह एक समान गति को भी व्यक्त करता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल न सक्रिय हो। यह कथन है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है। आइए इसकी व्याख्या के बारे में जान लेते हैं। न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम के अनुसार किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति
और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। और द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, अर्थात बल F बराबर m इंटू ए, तथा तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीन से धूल हटाते समय हम इसको अचानक झटका देते हैं अथवा अथवा छड़ी से पीटते हैं, तो इसका क्या कारण है? तो दोस्तों, यह विराम के जड़त्व में धूल अपना स्थान जमा लेती है तथा कालीन से धूल तभी हटती है जब कालीन में गति प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसने कहा है एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है? तो दोस्तों, यह न्यूटन ने कहा है। आइए इसकी व्याख्या के बारे में जान लेते हैं। न्यूटन ने बताया कि यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी और यदि स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसको न्यूटन का स्थैतिक जड़त्व भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है। यह किस नियम का पालन करता है? तो यह न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है, अतः अचानक ब्रेक लगने पर यात्री के शरीर का वह भाग जो गाड़ी के संपर्क में होता है विरामावस्था को प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसका ऊपरी भाग जड़त्व के नियम के कारण अपनी गति को बनाए रखना चाहता है। इसलिए बस के रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व या इनर्शिया की व्याख्या करता है? तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। तो दोस्तों, गति का प्रथम नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। इसके अनुसार किसी वस्तु की स्थिति तथा दिशा में बिना किसी बाह्य बल के परिवर्तन नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है तो वह द्रव्यमान पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो दोस्तों, जड़त्व का नियम सबसे पहले गैलीलियो ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। जड़त्व का नियम सर्वप्रथम गैलीलियो ने दिया था। बाद में न्यूटन ने जड़त्व पर विस्तृत नियम का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। अर्थात गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। पदार्थ के दो कणों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F इज प्रपोर्शनल m1, F इज प्रपोर्शनल m2। इस प्रकार F इज प्रपोर्शनल 1/r² होता है। माना दो कण जिनका द्रव्यमान m1 व m2 है एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो न्यूटन के अनुसार उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल F बराबर कैपिटल G m1 m2 बट्टे r² होता है, जहाँ कैपिटल G एक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है और जिसका मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है, रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है तो किसके बराबर है? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है। इनमें से किसी के बराबर नहीं है। आइए इसकी व्याख्या के बारे में जान लेते हैं। रेखीय संवेग संरक्षण निकल कर आता है न्यूटन के द्वितीय तथा तृतीय नियम दोनों के योग से। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत भी संवेग संरक्षण पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 31 है, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊपर की ओर त्वरित होने वाले से। आइए इसकी व्याख्या के बारे में जान लेते हैं। ऊपर जाती हुई लिफ्ट में आभासी भार बराबर होता है वास्तविक भार प्लस एम में, यह समीकरण नंबर 1 है। नीचे आती हुई लिफ्ट में आभासी भार होता है तो वास्तविक भार माइनस एम में, यह समीकरण नंबर 2 दिया गया है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से स्पष्ट है कि ऊपर जाते लिफ्ट में भार अधिक होता है। पुनः यदि लिफ्ट अचर वेग से ऊपर की ओर जा रही हो तो वहां पर त्वरण शून्य होता है। यह आभासी भार बराबर होता है वास्तविक भार माइनस एम इंटू जीरो, अर्थात यह वास्तविक भार होता है। अर्थात स्थिर वेग से ऊपर जाती या नीचे आती लिफ्ट में भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब लिफ्ट स्थिर वेग से ऊपर जाती है या नीचे आती है तो लिफ्ट में भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जिसमें लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व के कारण होता है। जड़त्व के कारण एक पिंड अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। यह स्थिर है तो स्थिर रहना चाहता है, यदि गतिमान है तो गतिमान रहना चाहता है। यह सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसकी अवस्था में परिवर्तन के लिए उतना ही अधिक बल लगाना पड़ेगा। अतः किसी वस्तु का द्रव्यमान ही उसके जड़त्व की माप होता है, अर्थात जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का वेग समरोह कहा जाता है जब, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। किसी पिंड का वेग एक समान तब होगा जब पिंड के वेग का मान तथा दिशा दोनों स्थिर या नियत होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34 है, एम द्रव्यमान का एक पिंड v वेग से एक दीवार से टकराता है और उसी चाल से वापस आता है तो पिंड के संवेग में परिवर्तन होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तो पिंड के संवेग में 2mv का परिवर्तन होगा। आइए इसकी व्याख्या के बारे में जान लेते हैं। एम द्रव्यमान का एक पिंड v वेग से एक दीवार से टकराता है तो उसका संवेग होता है P बराबर m इंटू वी, यह समीकरण 1 दिया गया है। इसको टकराने के पश्चात उसी चाल v से विपरीत दिशा में वापस जाता है तो संवेग P2 इसको दर्शाया गया है। तो m इंटू माइनस पी, अर्थात वेग को माइनस से दर्शाया गया है, इसलिए पिंड का संवेग परिवर्तन होगा तो डेल्टा P से इसको दर्शाया गया है। तो डेल्टा P बराबर P2 में से P1 को घटा दिया है तो इस प्रकार -2mv हो जाता है। इसलिए संवेग परिवर्तन 2mv का परिमाण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 2ns संवेग वाले और 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2/3 जूल। संवेग दोस्तों संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, अर्थात m इंटू वी होता है। और यहाँ पर संवेग दे दिया है, संवेग 2 है और द्रव्यमान 3 है तो इसका वेग होगा 2/3 और गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। तो इस प्रकार आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट से गैसें अत्यधिक वेग से पीछे की ओर निकलती हैं तथा रॉकेट को आगे की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक संवेग प्रदान करती है। इस प्रकार रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मछुआरा झील में फंस गया है।
क्योंकि उसके मोटर बोट की मोट खराब हो गई है। किनारे तक पहुंचने के लिए उसे क्या करना चाहिए? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसे इकट्ठा की हुई मछलियों को किनारे से दूर फेंकना चाहिए। संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार किनारे से दूर मछलियों को फेंकने पर बोट उसके विपरीत अर्थात किनारे की ओर बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 38 है। एस एच एम, दोस्तों एस एच एम क्या है? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो एस एच एम से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है। तो इसका वक्र होगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एक दीर्घ वृत्त होगा। आइए इसकी व्याख्या के बारे में जान लेते हैं। तो एस एच एम सिंपल हार्मोनिक मोशन से गुजरने वाले कण के लिए वेग के विस्थापन के मुकाबले आरेख एक दीर्घ वृत्त होगा। जब कोई कण अपनी साम स्थिति के दोनों ओर एक सरल रेखा में इस प्रकार आवर्तगत करता है कि प्रत्येक स्थिति में इसका त्वरण इसकी साम स्थिति से विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो तथा त्वरण की दिशा सदैव साम स्थिति की ओर हो, तो कण की इस गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। अर्थात इसको एस एच एम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा गया है। तो एस एच एम में कण के लिए वेग का विस्थापन के साथ खींचा गया वक्र एक दीर्घ वृत्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की। तो दोस्तों यह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समान त्वरण होता है। अर्थात शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं में समान त्वरण होता है और यह त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, क्योंकि वे पृथ्वी के गुरुत्व के अधीन गतिशील होती हैं। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तो दीर्घवृत्त का तल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी के केंद्र से जाता है। यदि पृथ्वी का कोई उपग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमेगा तो पृथ्वी का केंद्र कक्षा के एक फोकस पर होगा। अर्थात दीर्घवृत्त का तल पृथ्वी के केंद्र से होकर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंग का काठिन्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्प्रिंग की भारवाहिता धारिता होता है। स्प्रिंग का काठिन्य स्प्रिंग की भारवाहिता की धारिता है। स्प्रिंग का काठिन्य जितना ही अधिक होता है उसकी भारवाहिता क्षमता उतनी ही अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल जी की इकाई या यूनिट है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी बराबर एफ इंटू आर स्क्वायर बट्टे m1 इंटू m2 होता है, जहाँ एफ दो पिंडों के बीच आकर्षण बल को दर्शाता है, आर पिंडों के बीच की दूरी को दर्शाता है, m1 और m2 दोनों पिंडों के द्रव्यमान होते हैं। अतः कैपिटल जी का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है और कैपिटल जी का मान 6.67384 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 43 है, आवेग किसका माप है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भार का मात्रक होता है। आवेग वस्तुतः बल की क्रिया का मात्रक है। यह पिंड पर आरोपित बल तथा उस समय के गुणनफल द्वारा परिभाषित होता है। जितने समय तक के लिए बल कार्यरत रहता है तो आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल होता है। चूंकि भार गुरुत्वीय बल ही है अतः इसका सही विकल्प डी होगा। बल का मात्रक है तो ऑप्शन नंबर बी सही है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। दोस्तों बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और बल का व्यंजक होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, अर्थात F बराबर m इंटू ए होता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है।
तो दोस्तों 1 माइक्रोन 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। सॉरी दोस्तों, 1 माइक्रोन बराबर होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केल्विन होता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। सामान्यतः इसे -273 डिग्री सेंटीग्रेड या सेंटीग्रेड से व्यक्त किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, एक पानी से भरे ग्लास के नीचे से कागज को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है, ऐसा किसके कारण होता है? तो दोस्तों ऐसा ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व के कारण होता है। जड़त्व के कारण पानी से भरे ग्लास के नीचे से कागज को खींचने पर पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है। एक पिंड की स्वयं एक समान विराम अवस्था को बदलने में अक्षमता विराम अवस्था जड़त्व कहलाता है। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इसको प्रत्यानयन बल कहते हैं। स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल प्रत्यानयन बल कहलाता है। दोस्तों यह आपका दिए हुए काल वेग समय वेग ग्राफ में मंदन का मान है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 मीटर/सेकेंड स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, दिए गए ग्राफ में वस्तु विशेष का प्रारंभिक वेग क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। तो दिए गए ग्राफ में वस्तु का प्रारंभिक वेग 50 मीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिमान वस्तु में होती है। तो दोस्तों गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन नंबर डी सही है। गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है किसी वस्तु या पिंड में उसकी गति या वेग के कारण कार्य करने की क्षमता को उसकी गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बंदूक से दागी गई गोली में, तोप से छोड़े गए गोले में, चलते हुए वाहन में तथा घूमते हुए लट्टू में उत्पन्न ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। आइए इसकी व्याख्या को जान लेते हैं। तो चलती हुई गाड़ी में बैठे आदमी में गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों ही होती है। बैठा हुआ व्यक्ति सीट के सापेक्ष विराम अवस्था में रहता है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है, तथा उस व्यक्ति के शरीर के ऊपर का हिस्सा सीट के सापेक्ष गति में रहने से गतिज ऊर्जा का अनुभव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया एवं प्रतिक्रिया क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए इसके ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। तो ए ऑप्शन है, दो भिन्न विषयों जो ऑब्जेक्ट्स पर कार्य करते हैं इसको क्रिया प्रतिक्रिया कहते हैं, समान परिमाण रखते हैं और विरुद्ध दिशाएं रखते हैं। तो अर्थात यहाँ पर सभी ऑप्शन सही है, सभी क्रिया एवं प्रतिक्रिया के उदाहरण हैं। आइए इसकी व्याख्या के बारे में जान लेते हैं। तो क्रिया एवं प्रतिक्रिया विपरीत दिशाएं रखते हैं, समान परिमाण रखते हैं तथा दो भिन्न विषयों पर कार्य करते हैं। क्योंकि वे एक ही वस्तु पर क्रिया करते हैं तो परिणामी बल शून्य होगा, अतः इसके सभी विकल्प सही हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो तब लगने वाला बल समय होगा, ये दूरी अपरिवर्तित रहे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आधा होगा। गति बढ़ाने से नियत दूरी पर रहने पर लगने वाला समय आधा हो जाता है और चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, अर्थात चाल अनुक्रमानुपात 1/समय होता है, अतः चाल के समय व्युत क्रमानुपाती होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है। तो दोस्तों विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मापी का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है।
वोल्ट मापी द्वारा विभवांतर नापा जाता है। इसके द्वारा किसी स्थिर प्रतिरोध में प्रवाहित धारा के द्वारा विभवांतर का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह तरंग दैर्ध्य को मापने का मात्रक होता है। तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। टेकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। तो दोस्तों इससे चाल मापी जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। टेकोमीटर एक उपकरण होता है जिससे हम किसी वाहन की चाल अथवा रेट ऑफ सॉफ्ट रोटेशन नापते हैं। इसे आरपीएम भी कहा जाता है। ऑटोमोबाइल के डैशबोर्ड में टेकोमीटर का बहुत प्रयोग होता है। टेकोमीटर यंत्र से